Assalamu alaikum students, this is your teacher Ma'am Bushra Shehzad Khan, and today we will shed light on the topic inter-organizational relationship. But before proceeding further, we need to address one important question. क्या आज के दौर में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये क्लेम कर सकती है कि उसके पास तमाम तर रिसोर्सेज का डिस्पोजल मौजूद है या वो आइसोलेशन में सरवाइव कर सकती है या सोसाइटी से कम्युनिटी से एनवायरनमेंट से डिसइंटीग्रेट होकर अपनी सुप्रीमेसी मार्केट प्लेस में प्रिवेल कर सकती है? द आंसर इज ऑब्वियसली नो. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? The solution is basically interdependency. You need to be dependent on other organizations. So we can say that interdependency is the need of the hour. और इस interdependency को create करने के लिए organizations are relying on business ecosystem. अब सवाल ये रेज होता है कि बिजनेस इकोसिस्टम क्या है? बिजनेस इकोसिस्टम को समझने के लिए हम एक मेटाफर को डिस्कस करेंगे. यू कैन सी इन द इमेज. आपको एक वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री या जिसे कहना चाहिए वाइल्ड लाइफ पिक्चर्स नजर आ रही होंगी. व्हाट डज दिस डिपिक्ट? एक जंगल का सिनेरियो है जिसमें बहुत ज़्यादा स्पीशीज जो हैं वो बनी हुई हैं. सो व्हाट इज़ द आउटकम? बेसिकली अगर हम जंगल की बात करें, सो देयर इज कंपटीशन. इट मींस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज देयर. अगर आपने अपने आप को सर्वाइव रखना है या अपने सर्वाइवल पे काम करना है, यू नीड टू किल योर एनिमी. बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर उस जंगल पे कोई प्रॉब्लम आ जाए या हंटर्स हमला कर दें, सो ऑल द स्पीशीज कीपिंग देयर डिफरेंसेस असाइड, दे combine together, they unite together, they collaborate together. So we can say that competition and collaboration, they both are the name of the game. आपने competition भी करना है जिसमें आप अपना market share increase करने की कोशिश करेंगे, अपना ड्यू शेयर गेन करने की कोशिश करेंगे. लेकिन जब इंडस्ट्री को थ्राइव करने की बात आएगी, इंडस्ट्री को फ्लरिश करने की बात आएगी, यू नीड टू कोलैबोरेट टू बेसिकली प्रोटेक्ट द एंटायर इंडस्ट्री. अब हम इस बेसिकली ग्रिड में चेक कर लेते हैं कि अगर कोई कंपनी इंटर ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप फॉर्म करना चाहती है तो उसकी क्या फोर पॉसिबिलिटीज मुमकिन है या उसके कौन कौन से चार क्वाड्रेंट्स हैं. स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी द फर्स्ट रो जो कि डिपेंड करती है कंपटीशन पे, एंड द टू क्वाड्रेंट्स आर resource dependency and population ecology. As you can see in the grid, the bottom row is basically about cooperation, जिसमें हम जो दो क्वाड्रेंट्स डिस्कस करेंगे, दे विल बी कोलैबोरेशन एंड इंस्टीट्यूशनलिज्म. तो ये चार वो पॉसिबिलिटीज हैं या चार क्वाड्रेंट्स हैं जिससे कोई भी कंपनी अपनी इंटर ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप फॉर्म कर सकती है. Starting with the first one, which is resource dependency. Acha, before proceeding further, you can see the images there. A man is sitting on the world, on the globe. So what does this depict? Resource dependency, competition की बात करेगा या collaboration की बात करेगा? I again repeat students, जो image आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, a man is basically trying to control the entire world. So ये picture क्या depict कर रही है कि रिसोर्स डिपेंडेंसी कंपटीशन की तरफ जानिब ज़्यादा रुझान रखता है या कोलैबोरेशन की तरफ? द आंसर इज ऑब्वियसली कंपटीशन. यानी अपना कंपटीशन जो है वो किसी और के साथ ना रखना, तमाम तर रिसोर्सेज पे खुद जो है वो अपनी मोनोपोली क्रिएट करना, अपनी सुप्रीमेसी क्रिएट करना, अपनी जिसे कहना चाहिए अथॉरिटी क्रिएट करना, ताकि आप एनवायरमेंटल फैक्टर्स या दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस पे कम से कम डिपेंड करें. अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स डिपेंडेंसी अप्रोच को अपनाना चाहे तो उसकी सर्वाइवल स्ट्रेटजीज क्या है या किस किस तरीके के मेजर्स वो कंपनी ले सकती है. एज यू कैन सी इन द स्क्रॉल बार, द फर्स्ट स्ट्रेटजी इज ऑल्टर इंटर डिपेंडेंट रिलेशनशिप. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ऑल्टर इंटर डिपेंडेंट रिलेशनशिप क्या है? यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन को. बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होती है? बेसिकली यू आर ओनिंग द प्री प्रोडक्शन प्रोसेस. एग्जाम्पल से इसको डिस्कस करते हैं. फॉर इंस्टेंस, मीट वन को कुछ अरसे से, लेट से मैं एक चीज़ अज्यूम कर रही हूँ, लेट से उसके सप्लायर्स उसको टाइमली मीट प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, टाइमली उसको सप्लाईज प्रोवाइड नहीं कर रहे थे. सो व्हाट दे विल डू इज, दे विल बेसिकली ओपन देयर ओन
ब्रीडिंग फार्म, दे विल स्टार्ट देयर ओन ब्रीडिंग, जिस तरह जिससे उनकी किसी सेकंड सप्लायर पे या किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंस कम से कम हो जाएगी, और वो अपनी मोनोपोली को या अपनी सुप्रीमेसी को क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह होती है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, जहाँ पे आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर, किसी वेंडर, किसी डीलर, किसी रिटेलर पे रिलाई नहीं करते, बल्कि एंड यूजर तक डायरेक्टली एक्सेस हासिल करते हैं और उसको डायरेक्टली अप्रोच करते हैं। फॉर इंस्टेंस कि मैं अपना प्रोडक्ट किसी रिटेलर के पास ना रखवाऊं, बल्कि अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स, अपने फ्लैगशिप स्टोर पे ही वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल करूं। सो दिस इज हाउ बेसिकली यू आर गेनिंग द पोजीशन, यू आर गेनिंग द पावर, यू आर गेनिंग द अथॉरिटी, और आपने इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप को ऑल्टर कर दिया। एक और इंटीग्रेशन है जो कि हम साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं, अपार्ट फ्रॉम बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, दैट इज बेसिकली कॉल्ड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, जहाँ पे मोर और लेस सेम साइज की कंपनीज सेम इंडस्ट्री या सेक्टर में जो डील कर रही हो, वो मर्जर या एक्विजिशन के थ्रू जो है वो दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती हैं। इससे बेसिकली कंपटीशन टू सम एक्सटेंट किल होता है और आपकी मार्केट में स्ट्रांग पोजीशन बन जाती है। यू बिकम अ जाइंट प्लेयर इन द मार्केट। सो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी। सेकेंड इज इंटरलॉकिंग डायरेक्टरशिप्स। इंटरलॉकिंग डायरेक्टरशिप्स ये है कि वो एंटिटीज या वो फिगर्स जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनको आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में की पोजीशंस ऑफर कर दें। फॉर इंस्टेंस किसी भी कंपनी का, जिसे कहना चाहिए इन्फ्लुएंस आपके ऊपर है, कोई रेगुलेटरी बॉडी है या कोई एसोसिएशन है या कोई मेंबरशिप बॉडी है, कोई अलायंस है, तो उसके जो डायरेक्टर्स हैं या उसके जो बेसिकली ऑफिशियल्स हैं या उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंपॉर्टेंट की पोस्ट या की पोजीशंस ऑफर कर दें। इससे अल्टीमेटली उनके ग्रुप का, उनके अलायंस का, उनके एसोसिएशन का इंक्लिनेशन आपकी तरफ झुक जाएगा, एंड अल्टीमेटली यू कैन गेट द फेवर्स फॉर योर बिजनेस। द थर्ड वन इज ट्रेडिंग ब्लॉक्स। ट्रेडिंग ब्लॉक्स हमारे पास बहुत जो है उनकी एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा हमारे सामने हैं। नेफ्टा एक ट्रेडिंग ब्लॉक हुआ करता था, जिसमें आपके पास अमेरिका, कनाडा एंड मैक्सिको का एक अलायंस था, ये आपस में ट्रेड किया करते थे। इसी तरह यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ का एक अलायंस है, एक ट्रेडिंग ब्लॉक है, और ये आपस में ही ट्रेड करते हैं और एक दूसरे को, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, ईयू मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनको आपस में फैसिलिटेट करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी एक अलग करेंसी भी डेवलप कर ली है, दैट इज यूरो। इसी तरीके से और भी जो है वो ट्रेडिंग ब्लॉक्स बने हैं, और इनका पर्पस सिर्फ ये है कि हम अपना एक ग्रुप बना लें, अपना एक अलायंस क्रिएट कर लें और आपस में ट्रेड करें, ताकि हमें अफ्रीकन कंट्रीज या एशियन कंट्रीज पे ट्रेड के लिए रिलाई ना करना पड़े। तो रिसोर्स डिपेंडेंसी इज वन ऑफ द अप्रोच, जो कि हाईली कम्पेटिटिव अप्रोच है, जहाँ पे आप कट थ्रू कंपटीशन की बात करते हैं। कट थ्रू कंपटीशन इज कि आपको अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हासिल करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक अगर जाना पड़े, यू गो फॉर इट, विच बेसिकली समवॉट गिव्स अ नेगेटिव कॉनोटेशन। नेक्स्ट अप्रोच हमारे पास है, दैट इज बेसिकली कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन जो है वो काम करती है रेसिप्रोसिटी के प्रिंसिपल पे। स्टूडेंट्स, आई अगेन रिपीट, कोलैबोरेशन काम करती है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी हम कहते हैं एक्सचेंज को, ठीक है जी। फॉर इंस्टेंस, मार्केट के दो मेजर प्लेयर्स आपस में जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं, आपस में बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर कर रहे हैं, और एक दूसरे को फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स ज्वाइन हैंड्स टुगेदर, आपका प्रोफाइल भी इन्हांस हो जाए और मेरा प्रोफाइल भी इन्हांस हो जाए। इन शॉर्ट हम इसको कहते हैं विन विन अप्रोच। आई अगेन रिपीट, हम इसको कहते हैं विन विन अप्रोच। दिस इज कॉन्ट्ररी टू द फर्स्ट अप्रोच, रिसोर्स डिपेंडेंसी, जहाँ पे हम बात करते थे जीरो सम फिनोमेना की। जीरो सम फिनोमेना क्या है कि तमाम के तमाम जो, जिसे कहना चाहिए राइट्स या प्रिविलेजेस मुझे मिल जाएं, और सेकंड पार्टी एज सच कोई भी बेनिफिट या एडवांटेज गेन ना कर सके। दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू रिसोर्स डिपेंडेंसी अप्रोच। अब हम यहाँ पे कोलैबोरेशन के लिए, आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा बहुत सारी एग्जांपल्स यहाँ पे जो है वो हमारे सामने है। पहली एग्जांपल है हमारे सामने एप्पल की। इफ़ यू टॉक अबाउट द सप्लाई चेन ऑफ एप्पल, तो सैमसंग इज वन ऑफ द मेजर सप्लायर। आई अगैन रिपीट स्टूडेंट्स, सैमसंग
एंड एप्पल, दे बोथ आर द कंपेटिटर्स। लेकिन जब ओवरऑल इंडस्ट्री को बूस्ट करने की बात आएगी, जब इंडस्ट्री को फ्लरिश करने की बात आएगी, तो वहाँ पे दोनों जॉइंट वेंचर्स भी करेंगे। यानी एप्पल की अगर हम बात करें तो एप्पल जो है वो अपने चिप्स के लिए या अपने डिस्प्ले आइटम्स के लिए सैमसंग से रॉ मटेरियल या कंपोनेंट्स खरीदता है। मार्केट शेयर अपनी जगह और कोलैबोरेशन अपनी जगह। गेटिंग स्टूडेंट्स। नंबर टू इज एजुकेशन सेक्टर। अभी कोविड 19 की सिचुएशन में बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन की है फॉर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो सकती है। फर्दर इकरा यूनिवर्सिटी की एग्जाम्पल हमारे सामने प्रायोरिटी के बेसिस पे है कि उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसमें आपको 3 कोर्सेज के बारे में नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, जिसको हम कहते हैं हार्वर्ड एक्सचेंज प्रोग्राम। तो बिजनेस एनालिटिक्स का एक कोर्स है, इकोनॉमिक्स का एक कोर्स है, बिजनेस अकाउंटिंग का एक कोर्स है। थर्ड वन इज सैमसंग एंड सोनी। अगेन यू नो दीज आर द आर्च राइवल्स, एक दूसरे के बहुत बड़े कंपेटिटर हैं। लेकिन सोनी ने जब एलईडी टीवी सेट्स बनाए और उसमें एज हासिल कर लिया, तो सैमसंग के इंजीनियर्स ने जाके सोनी के इंजीनियर से बाकायदा ट्रेनिंग भी ली, ताकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो सके और बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया जा सके इन दी एंटायर इंडस्ट्री। नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास फर्स्ट रो में यहाँ पे स्क्रॉल हो रही है, वो माइक्रोसॉफ्ट और सैप की है। एस ए पी सैप, दोनों ने एक यूज़र फ्रेंडली जॉइंट वेंचर करके एक यूज़र फ्रेंडली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाया। सैप ने अपनी अकाउंटिंग इक्वेशंस या अकाउंटिंग एल्गोरिथम्स अप्लाई किए, और जो स्प्रेडशीट्स प्रोड्यूस होंगी वो माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू होंगी। सो दिस इज हाउ दे बोथ कम एंड दे बेसिकली फॉर्म अ यूज़र फ्रेंडली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। उसके बाद पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास एग्जाम्पल है चेंबर ऑफ कॉमर्स। पाकिस्तान में हर रीजन में चेंबर ऑफ कॉमर्स बना दिए गए हैं। आपने नाम सुना होगा कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स, इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स, मुल्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स। अब तो यहाँ तक के विमेन विंग या विमेन चेंबर ऑफ कॉमर्स भी बना दिया गया है। चेंबर ऑफ कॉमर्स में तमाम तर मेजर इंडस्ट्री प्लेयर्स अपनी कंपनीज को, रिस्पेक्टिव कंपनीज को, बिजनेसेस को रजिस्टर करवाते हैं, और उसके अलावा अपने डिफरेंसेस को साइड में रख के ओवरऑल इंडस्ट्री को या ओवरऑल जिसे कहना चाहिए सेक्टर को बूस्ट कैसे किया जाए, इस पे ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, ताकि एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान के इन्हांस किए जाएं इंटरनेशनल मार्केट में। नेक्स्ट एग्जांपल जो आपको बॉटम स्क्रॉल में नज़र आ रही है, वो है जापानीज फिलॉसफी की। हम ये जानते हैं कि जापानीज फिलॉसफी जो है वो टीक्यूएम है, काइजन है और थ्योरी जी है। स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि यू ऑलरेडी नो कि यूएसए और जापान आपस में आर्च राइवल्स हैं, और यूएसए ने जापान पे 1945-46 पे हमला किया था, नागासाकी एंड हिरोशिमा। वी ऑलरेडी नो कि ये हिस्ट्री या ये बैकग्राउंड क्या है। लेकिन इस कोल्ड वॉर के बावजूद भी, इस टसल के बावजूद भी, जब 1980s में यूएस ऑटोमोबाइल सेक्टर ने ये देखा कि जापानीज कार्स उनकी अपनी होम मार्केट में ज़्यादा पेनिट्रेट कर रही हैं और ज़्यादा उनकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो उन्होंने यूएस काउंटर पार्ट्स ने अपने जापानीज काउंटर पार्ट से जाके बाकायदा ट्रेनिंग्स भी ली और उनकी फिलोसफीज़ को अपनी कंपनीज में अडॉप्ट भी किया, जिसमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को भी अडॉप्ट किया, काइजन अप्रोच विच अगेन टॉक्स अबाउट द कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, और थ्योरी जी, इन तमाम तर फिलोसफीज़ को यूएस कंपनीज में अडॉप्ट भी किया गया, कीपिंग देयर डिफरेंसेस असाइड। नेक्स्ट जो एग्जांपल हमारे पास है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी से है, फाइजर और जीएसके। इन दोनों ने भी जॉइंट वेंचर किया था एक नए पेटेंटेड ड्रग के लिए, और अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या यूनिट को स्ट्रॉन्ग किया था उस पेटेंटेड ड्रग या मेडिसिन के लिए। देन वी हैव द नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिसमें हम फेसबुक और रिलायंस जियो की एग्जाम्पल को कंसिडर करेंगे। रिसेंटली इंडिया की जो कंपनी है रिलायंस जियो और फेसबुक, उनका भी एक जॉइंट वेंचर हो गया है, एमओयू साइन हुआ है। फेसबुक बेसिकली जो है वो अपने यूजर्स प्रोवाइड करेगा, और जियो जो है वो अपने टेलीकॉम सर्विसेज या अपने गैजेट्स प्रोवाइड करेगा, और इस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके काम करेंगे। सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट कोलैबोरेशन, जहाँ पे आप एक दूसरे को फैसिलिटेट करने की बात करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करने की बात करते हैं, कीपिंग योर डिफरेंसेस असाइड, और दिस इज बेस्ड ऑन रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल, जहाँ पे हम एक्सचेंज की बात करते हैं।
मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड एस्पेक्ट, अगर हम ये देखें कि हम पहले क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट की तरफ आ गए हैं, इट मींस एडवर्सरी से हम मूव कर गए टुवर्ड्स पार्टनरशिप। अगर मैं एडवर्सरी के एलिमेंट्स आपसे डिस्कस करूं तो वो क्या क्या हैं, और उसका जो वाइस वर्सा है वो ऑब्वियसली पार्टनरशिप में आपको नजर आएगा। एक कॉलम मैंने फिल किया हुआ है और एक कॉलम ब्लैंक है, वो डेलिबरेटली किया गया है कि दूसरा कॉलम जो है वो ऑटोमेटिकली एडवर्सरी का वाइस वर्सा है। अगर एडवर्सरी में डिपेंडेंस फॉलो हो रही है तो पार्टनरशिप में क्या होगी, इंटरडिपेंडेंस। अगर एडवर्सरी में ट्रस्ट डेफिसिट है, आप सामने वाले पे रिलाई नहीं कर रहे, ट्रस्ट नहीं कर रहे, उसकी क्रेडिबिलिटी पे फोकस नहीं कर रहे, जैसे कि रिसोर्स डिपेंडेंसी में होता है, लेकिन पार्टनरशिप इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पे आपको ट्रस्ट सरप्लस मिलेगा। अगेन एडवर्सरी में आपके पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, लेकिन पार्टनरशिप में शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है। एडवर्सरी में आपके पास लीगल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कोई भी मामला है और अगर आपने उसको रिजॉल्व करना है, यू गो टू द कोर्ट्स। जबकि पार्टनरशिप में निगोशिएशन या टेबल टॉक से मामलात को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, डिस्प्यूट्स को हल किया जाता है। एडवर्सरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट की बात होती है। पार्टनरशिप में आप दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट की बात करते हैं, विन विन अप्रोच की बात करते हैं। एडवर्सरी में आप शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने की कोशिश करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स तक ही अपने आप को कन्फाइन करते हैं, जबकि पार्टनरशिप में आप लॉन्ग टर्म या म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं और आप बियॉन्ड द एग्रीमेंट भी जाके अपने पार्टनर को सर्व करते हैं, उसको फैसिलिटेट करते हैं। सो दिस इज हाउ इंटर ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप्स आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट एस्पेक्ट जो हमने डिस्कस करना है दैट इज बेसिकली पॉपुलेशन इकोलॉजी। आई अगेन रिपीट स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट एस्पेक्ट हमने डिस्कस करना है दैट इज बेसिकली पॉपुलेशन इकोलॉजी। इसको एक मेटाफर से अगेन समझने की कोशिश करते हैं। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन हम किसे कहते हैं, वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश करती हैं, एस्टैब्लिश्ड हैं। आई अगेन रिपीट, पॉपुलेशन में वो तमाम लार्ज स्केल ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं जो कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, यानी कि वो जाइंट कंपनीज जो कि डायनासोर बन गई हैं, लेकिन मार्केट की जो नीड्स वक्तन फवक्तन विद द पैसेज ऑफ टाइम रेज हो रही हैं या पॉपअप हो रही हैं, उनको एड्रेस नहीं कर पा रही हैं। अब ये जो नीड्स हैं इनको एड्रेस करने के लिए जो चीज़ पॉपअप होती है या जो बिजनेसेस पॉपअप होते हैं उनको हम कहते हैं नीश मार्केट। यानी पॉपुलेशन में, एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन में इकोलॉजी हुई, बर्थ हुई नीश बिजनेसेस की, ताकि जो इमर्जिंग नीड्स हैं कस्टमर की उनको केटर किया जा सके। अब सवाल ये पैदा होता है, नीश की एवोल्यूशन क्या है। नीश बेसिकली थ्री फेजेस में इवॉल्व होती है। ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि शुरू में नीश जो है वो आपकी काफ़ी स्मॉल स्केल पे होती है और बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एक जेनेरिक आइटम में भी कन्वर्ट हो जाती है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं इस्लामिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की बात करूं तो आज से 15-20 साल पहले दे वर बेसिकली अ नीश, लेकिन आज वो एक जेनेरिक आइटम की या एक जेनेरिक प्रोडक्ट की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, उनकी रिटेंशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। अब हम डिफरेंट फेजेस को स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कॉल आउट द फेजेस और उसके बाद हम हर फेज से रिलेटेड एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट फेज इज वेरिएशन, द सेकेंड इज सिलेक्शन एंड द थर्ड इज रिटेंशन। वेरिएशन में क्या है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स पॉपअप होते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स दे टेक प्लेस, बट डू यू थिंक कि तमाम तरह स्टार्टअप सर्वाइव करते हैं। वेराइटी ऑफ बिजनेसेस टेक प्लेस, लेकिन हर एक की सिलेक्शन मुमकिन नहीं हो पाती क्योंकि उसकी अपने एनवायरनमेंट से सिंक या अपने एनवायरनमेंट से हार्मनी क्रिएट नहीं हो पाती। एग्जाम्पल अगर मैं देती चलूँ, आफ्टर मुशर्रफ जब उसने पैमरा को इंट्रोड्यूस करवाया या बहुत सारे टीवी चैनल्स को लाइसेंस मिला तो इंग्लिश टीवी चैनल्स भी स्टार्ट हुए, लेकिन वक्तन फ़वक्तन वो इंग्लिश टीवी चैनल्स, जैसे डॉन ने अपना एक इंग्लिश टीवी चैनल स्टार्ट किया था, इट डिड नॉट कंटिन्यू क्योंकि मार्केट से या एनवायरनमेंट से उसका सिंक या हार्मनी ना बन सकी या व्यूअरशिप ना मिल सकी। जब आपको व्यूअर्स एक्सेप्ट नहीं करें, जब आपको एनवायरनमेंट एक्सेप्ट नहीं करें तो आपकी सिलेक्शन भी नहीं हो पाती एंड अल्टीमेटली यू वाइप आउट फ्रॉम द मार्केट। तो सिलेक्शन सिर्फ उसी नीश की हो पाती है जिसको एनवायरनमेंट एक्सेप्टेबिलिटी दे दे। और थर्ड फेज
फेज है रिटेंशन, जहाँ पे आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया है, आपका बिजनेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर रहा है, उसने अपना एक पाए, अपना एक मार्केट शेयर जो है वो मार्केट में डिज़ाइन कर लिया है, और वो अपना 20 to 25% ऑफ द एंटायर मार्केट अचीव कर रहा हो। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दी इस्लामिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की। नीश की हम और बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस कर सकते हैं। सैमसंग ने सीनियर सिटीजन्स के लिए पर्टिकुलरली एक मोबाइल मॉडल, एक मॉडल इन्वेंट किया था, ताकि सीनियर सिटीजन्स को इंटरनेट यूज़ करने में, या टेक्नोलॉजी यूज़ करने में, या एप्स यूज़ करने में, या डिफरेंट फीचर्स यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है, तो इट वाज स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर सीनियर सिटीजन्स। दैट वाज अगैन अ नीश। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अब हम पैट केयर सेंटर्स को भी नीश कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि लोग पैट्स पालते हैं, लेकिन अगेन द थिंग इज दैट नोबडी इज देयर टू लुक आफ्टर देम। तो पैट केयर सेंटर भी नीश है, इसी तरह डे केयर सेंटर भी जो है वो नीश मार्केट है, क्योंकि नाउ पाकिस्तानी सोसाइटी इज हेडिंग टूवर्ड्स न्यूक्लियर फैमिली सेटअप, जो कि जॉइंट फैमिली सिस्टम का बिल्कुल ऑपोजिट है। जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे बेसिकली पॉपुलेशन इकोलॉजी में या नीश मार्केट में, सर्वाइवल स्ट्रैटेजी। अगर एक नीश ने सर्वाइव करना है, तो वो कौन सी दो पॉसिबिलिटीज हैं जिसके थ्रू वो अपना सर्वाइवल मुमकिन बना सके। द फर्स्ट वन इज जनरलिस्ट, और जनरलिस्ट में आपको एग्जांपल नजर आ रही होगी अली बाबा रिटेल स्टोर की। अली बाबा, यू नेम एनीथिंग जो कि आपको अली बाबा स्टोर पे ना मिल सके, सो दैट इज बेसिकली अ जनरलिस्ट स्ट्रैटेजी। और इसी तरह से हम अमेजोन की भी एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। इनिशियली वो सिर्फ ऑनलाइन बुक्स सेल आउट किया करते थे, नाउ फर्दर दे हैव इंक्रीज देयर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, एंड यू नेम एनीथिंग जो अब आपको अमेजोन पे ना मिले। इसी तरह से जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है नीश को सरवाइव करने के लिए, वो है स्पेशलिस्ट। आई अगेन रिपीट स्टूडेंट्स, द सेकंड स्ट्रैटेजी इज स्पेशलिस्ट। यहाँ पे आपको एक सनमैन नजर आ रहा होगा, एंड दिस टॉय इज बेसिकली इन्वेंटेड बाय अ कंपनी कॉल्ड ऑल मैक। कहानी कुछ इस तरीके से है कि ऑल मैक एक विमेन ऑन्टरप्रेन्योर है, एक फीमेल ऑन्टरप्रेन्योर ऑल मैक की बेसिकली जिसे कहना चाहिए फाउंडेशन के पीछे है। You can see this Sunman is in brown color, or this Sunman is in like a wheatish color. Uh, इसके पीछे स्टोरी ये है कि जो इसकी विमेन एंटरप्रेन्योर है, वो अपने बेटे के साथ एक दिन टॉय शॉप पे जाती हैं, लेकिन जो भी टॉय वो देखती हैं दैट इज़ बेसिकली वाइट इन कलर। वो सुपरमैन हो, वो बैटमैन हो, वो स्पाइडरमैन हो, एंड द किड वॉज फेल्ड टू एसोसिएट या रिलेट हिमसेल्फ विद एनी टॉय। तो वहाँ से वो एक आइडिया जनरेट करती हैं, अपनी एक कंपनी लॉन्च करती हैं ऑल मैक के नाम से, और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिस्पैनिक थीम्स या कैरेबियन थीम्स या अफ्रीकन थीम्स पे ही टॉयज बनाए जाते हैं, एंड सन मैन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इट। सो दिस इज अ स्पेशलिस्ट स्ट्रैटेजी। दूसरी एग्जांपल भी टॉय इंडस्ट्री से ही है, और मेटल एक कंपनी है जो कि बारबी डॉल्स बनाती है। वो ज़माना चला गया जब बारबी डॉल एक स्पेसिफिक किस्म के फीचर्स में आया करती थी। नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर, जो कि हाईलाइट कर रहा है डाइवर्सिटी, हर तरह के कल्चर को, हर तरह के रीजन को। इवन जो खवातीन हैंडीकैप हैं, जो गर्ल्स हैंडीकैप हैं, उनके लिए भी व्हील चेयर बेस्ड बारबी डॉल्स क्रिएट की गई हैं। ये बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है इंक्लूसिव कल्चर या inclusive society. So this is basically a specialist strategy with respect to niche. Moving towards the fourth quadrant, which is about institutionalism. और institutionalism में जिस principle को हम डिस्कस करेंगे दैट इज लेजिटिमेसी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि लेजिटिमेसी क्या है। लेजिटिमेसी ये है कि जब आप की बेसिकली स्टेक होल्डर्स के नज़दीक एक्सेप्टेबिलिटी बैठ जाए, जब आपके रूल्स, आपके लॉज, आपके पॉलिसीज, आपके स्टैंडर्ड्स को लार्ज स्केल पे एक्सेप्टेबिलिटी मिल जाए स्टेक होल्डर्स के नज़दीक, तो हम उसको कहते हैं लेजिटिमेसी। फर्दर यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे आइसोमॉर्फिज्म। आई अगेन रिपीट, फर्दर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने हाईलाइट करती हूँ। अगर हम बर्ड्स आई व्यू देखें आईबीए और लम्स का, पीएनजी या यूनिलीवर का,
तो हमें नहीं लगता कि ऑन सरफेस ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इनका जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। जो एक प्रोडक्ट एक कंपनी निकालती है उसका बिल्कुल काउंटर प्रोडक्ट जो है वो दूसरी कंपनी निकालती है। आइसोमॉर्फिज्म बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं, विच मीन्स सिमिलियरिटी और रिजेम्बलेंस बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन, which means resemblance और similarity between the organizations। और ये resemblance कैसे मुमकिन है, ये आपको पाई चार्ट में नजर आ रहा होगा। इसके तीन बेसिकली पाइज हैं: मिमिक अप्रोच, coercion approach, normative approach। I again repeat, mimic approach, coercion approach, normative approach। मिमिक अप्रोच क्या है, या मिमिक हम किसे कहते हैं, कॉपी करने को। यानी मार्केट लीडर ने जो स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं, जो बेंचमार्क सेट कर दिए हैं, उसको मार्केट चैलेंजर या मार्केट फॉलोअर फॉलो कर रहा है ताकि वो अपनी हैपनिंग्स को मार्केट में बनाए रखे। मिमिक अप्रोच उस वक्त फॉलो की जाती है जब आपके पास अनसर्टेनिटी हो और आपको ये समझ में ना आए कि मुझे क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल गेम शोज का आगाज हुआ था जियो चैनल से। नाउ यू नेम एनी चैनल जहां पे अब आपको गेम शोज ना मिले हों, वेदर यू लाइक इट और यू डू नॉट लाइक इट। अपने मार्केट में अपनी हैपनिंग्स को बनाए रखने के लिए यू गो फॉर द मिमिक अप्रोच, ताकि आपकी मार्केट में लेजिटिमेसी क्रिएट रहे और रिजेम्बलेंस विद द मार्केट लीडर क्रिएट रह सके। सेकेंड वन इज बेसिकली कोवर्जन अप्रोच। कोवर्जन मीन्स बाय फोर्स, यानी आप चाहते नहीं हैं लेकिन बाय फोर्स आपको ये काम करना पड़ रहा है। फॉर इंस्टेंस आपकी एक रेगुलेटरी बॉडी है, वो ये कहती है कि आप अपने बजट का इतना परसेंट सीएसआर में सर्व करेंगे, इतना परसेंट सीएसआर में आप इनकर करेंगे या उसको स्पेंड करेंगे। अब यू लाइक इट और यू डू नॉट लाइक इट, यू हैव टू डू इट, क्योंकि आपकी जो रेगुलेटरी बॉडी है उसके लॉस या उसके स्टैंडर्ड्स ऐसे बन गए। अगेन रीजन उसका क्या है, आपकी मार्केट में रिजेम्बलेंस बनी रहे, लेजिटिमेसी बनी रहे, हैपनिंग बनी रहे, इस वजह से आप इस तरह का अमल इख्तियार करती हैं। द थर्ड वन इज नॉर्मेटिव। यहाँ तो यहाँ पर ना तो आपको किसी ने कॉपी करने को कहा है, ना आपको किसी ने फोर्स किया है। यू कंसिडर इट योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी अपनी ड्यूटी, प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको आप समझते हुए नॉर्मेटिव अप्रोच इख्तियार करते हैं। नॉर्मेटिव अप्रोच की मैं एग्जांपल आपको देती चलूं। फॉर इंस्टेंस एक एनजीओ है टीसीएफ, सिटीजन्स फाउंडेशन। उनको किसी रेगुलेटरी बॉडी या किसी ने ये फोर्स नहीं किया है कि आप जो है वो अपने बिजनेस प्रैक्टिसेस को जो है, या अपने जिसे कहना चाहिए, हर साल एक अवार्ड है, मैप का अवार्ड है, कंटिन्यूसली इन अ रो वो अवार्ड जो है वो टीसीएफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्वायर कर रही है। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपकी गुडविल क्रिएट होती है, आपकी जिसे कहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होती है, और आपकी जिसे कहना चाहिए क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है मार्केट प्लेस में। सो दीज आर बेसिकली द थ्री पाइज ऑफ इंस्टीट्यूशनलिज्म, जिसमें हमने मिमिक की बात करी, जिसमें हमने कोर्जन की बात करी, जिसमें हमने नॉर्मेटिव अप्रोच की बात करी। नॉर्मेटिव अप्रोच में मैं आपको एक एग्जांपल और देती चलूं। बहुत सारी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ भी अपने आप को आईएसओ सर्टिफाई करवा रही हैं। अगेन किसी रेगुलेटरी बॉडी या एचईसी ने नहीं कहा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ओन क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी और गुडविल और रैपो बिल्डिंग, आप आईएसओ सर्टिफाई अपने आप को करवाते हैं ताकि आपके स्टेक होल्डर पे बेहतर इंप्रेशन डेवलप हो सके। So this is how basically the four quadrants work. We discuss about resource dependency जो कि highly competitive approach है, then we discuss about collaboration, then we discuss about population ecology जिसमें हमने niche के pop-up होने की बात करी, and last but not the least we discuss about institutionalism approach जिसमें हमने isomorphism का concept और उसकी survival strategies के बारे में पढ़ा। Thank you so much.